बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट का बड़ा तस्करा चल रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये मजबूत इदारा जो है वो बनाया गया और कल जो है हमने देखा कि वुज़रा में अवार्ड्स भी तकसीम हुए। कुछ ऐसे वुज़रा भी थे जो नाराज़ हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कहते हैं कि माजी में बताइए कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म भी गुजरा है जो अपने ही वुज़रा की नाराज़गी भी मोल ले ले। लेकिन शायद सवाल ये भी है कि मुराद सईद जैसी शख्सियत को परफॉर्मेंस के मामले पर पहले नंबर पर क्यों लाया गया। ये बुलेट्स को चल रहे हैं परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के, वो वाले चलाइएगा। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट है क्या ये इदारा? ये वाले नहीं। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट तर्ज़े हुक्मरानी में बेहतरी लाने का तरीका है। अब इस इदारे के तहत जो तमाम तर काम आते हैं वो क्या क्या हैं, यानी सालाना अहदाफ में इस्लाहाती एजेंडे को शामिल करना, हुकूमत के लिए सालाना अहदाफ को उसका तयन करना, गवर्नेंस का जो तरीक़ेकार है उसके बजाय नताइज पर जो है चीज़ों को मरकूज रखना, मौसर परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए बेस लाइन का तयन करना, डाटा की बुनियाद पर समाही पेशरफ्त का जायजा लेना, इंतजामी उमूर की अंजामदही में रुकावटों की पेशबंदी करना, यह शायद अहम तरीन बात है, बैनुल वज़ारती राब्तों को यकीनी बनाना, हुकूमती एजेंडे के तसलसल को यकीनी बनाना और हुकूमती एजेंडे को आवाम तक पहुंचाना। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी जैसी शख्सियत ने आपसे कुछ देर पहले जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब को खत लिखकर उन्होंने कहा कि हमें ज़रा ये बताइए कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसकी परफॉर्मेंस को आप लोगों ने कैसे जज किया है। हम जो काम कर रहे हैं दुनिया भर के राब्तों के मामलात पर, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के मामले पर, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, अमरीका हो, यानी पूरी दुनिया में सऊदी अरब, ईरान और बाकी सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात, तो उन्होंने कहा हम उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे हैं लेकिन आपने हमें किसी खाते में ही नहीं रखा। शेख रशीद साहब जो कि वज़ारत दाखिला की कलमदान रखे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस को 9वें नंबर पर रखा गया। तो वज़ीर आज़म ने बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस एग्रीमेंट जो है इसका अयादा भी किया, ये इदारा भी बना दिया है। लेकिन अब तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो खड़े होना शुरू हो गए हैं। फैसल कुरैशी तज्ज़ियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है और ज़रा मुख्तलिफ एनालिसिस रखते हैं, तो हमने सोचा ज़रा आज उनसे बात करते हैं। अहमद जवाद साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे बात करते हैं। अली गौहर रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के, उनको भी वेलकम करती हूँ शो पर। और ज़रा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं कि एक जानिब तो अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए तैयार बैठी है। मौलाना फजल रहमान और मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त भी अहम तरीन मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में मरियम बीबी भी मौजूद हैं। तो क्या तहरीक अदम एतमाद जो है वो इमरान खान के लिए कामयाब हो भी सकती है या नहीं, इस पर भी बात होगी। लेकिन जरा सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी फैसल कुरैशी साहब आपसे। फैसल सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये कैसा लगा आपको इदारे की परफॉर्मेंस, और फिर इदारे की परफॉर्मेंस तो छोड़े वुज़रा की परफॉर्मेंस कैसी नजर आई? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने कुछ अच्छा इदारा बनाया है। ये बात यह है कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा उस पे ले रहे हैं, फेस वैल्यू पे कि भाई ये अवार्ड्स दिए गए हैं, कारकर्दगी पे दिए गए। कारकर्दगी पे क्यों दिए जाएंगे अवार्ड्स? आप ये बताइए कि इस हुकूमत में, कि आप पिछली किसी भी हुकूमत में कोई काम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे किया जाता रहा है जो आप उसको इस नजर से देख रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आप, मतलब मैं समझता हूँ कि हुआ ये होगा कि रात को बैठे होंगे, यार कल अवार्ड देने, किसको दें? आपको देने यार, अच्छी 12-14 लोग हैं, इनको देने हैं। इसमें से 10 सबसे फेवरेट कौन है? अच्छा फिर ऑर्डर किसका लगाएं? अब आपस में बहस हुई होगी, एक शख्स के साथ मेरा नाम पहले नंबर पे आएगा, मेरा दूसरे नंबर पे आएगा, मेरे नंबर ज्यादा है, मेरे नंबर कम है। तो मुझे यकीन है कि आखिर में ये फैसला या तो तोते की फाल से निकला होगा या कुरानबाजी से निकला होगा, जिस पे सब मुत्तफिक हो गए होंगे। और है मुमकिन है कि तोते की फाल से ही निकला हो, क्योंकि बाकी मामला भी तोते की फाल से हो जाते हैं, तो ये भी तोते की फाल से फैसला हुआ होगा। तो इस पे आप इसमें अहमियत करते कि कौन पहले नंबर पे था, कौन दूसरे नंबर पे। ये देखिए कि बस ये 10 खसूसी लोग थे जो शायद जब आने वाले वक्तों में यही शायद साथ रह जाएंगे, बाकी सब में तो इधर शायद साथ रह जाएं। चले मैं उधर आती हूँ फैसल आपकी तरफ, लेकिन जरा अहमद जवाद साहब, आप तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरावल दस्ते का हिस्सा रहे हैं। वजीर आजम ने एक अच्छा इदारा बनाया, फिर देखिए अपने वुज़रा को नाराज कर दिया। वो नाराज नहीं कर सकते शेख रशीद साहब को, वो नाराज नहीं करना चाहते होंगे शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन उन्होंने कहा परफॉर्मेंस के आगे नो क्वेश्चन सर। अहमद जवाद साहब अच्छा अदारा बनाया। बुनियादी तौर पे तो जो काम था इस वज़ीर-ए-आज़म का
मुल्क में जो मौजूद अदारे हैं जो कि अवाम की खिदमत के लिए होते हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन अदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना था, जिनके लिए कोई 200 लोग भी कहीं से आने थे। तो आज 3.5 साल गुजरने के बाद कोई एक ऐसा अदारा मुझे बता दें कि जिसको हम कहें कि वो कोई काबिल फख्र इदारा बन चुका है, या उस अदारे में वो जो कोई लेके आए हैं ऐसा शख्स, वो उसने कोई ऐसा कोई मैजिक किया है कि जिसकी तारीफें की जाएं। अच्छा। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें बैनुल अक़वामी तौर पे बड़े बड़े जो कामयाब लीडर, अगर हम सिर्फ प्रेजेंट कोई देख लें, एंजेला मर्कल है, या जर्मनी में या टर्की में अर्दोगान है, या मलेशिया में महातीर है, कभी जाके इनकी हिस्ट्री देख लें, क्या इन्होंने अपनी कारकर्दगी को कोई इस किस्म के सर्टिफिकेट और अवार्ड देने से हासिल किया है? देखें, एक अदारा या एक मिनिस्ट्री की कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। वो आप आपस में बैठ के नहीं कर सकते कि आप आपस में, फैसल कुरैशी साहब ठीक कह रहे थे, आपस में बैठ जाएं और एक दूसरे को तारीफें करना शुरू हो जाएं और उसमें कोई आप रेटिंग करना शुरू हो जाएं। इसका फैसला अवाम ने करना है। ये दुनिया में नहीं कोई ऐसी चीज जो कि इमरान खान करना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूं कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कभी ये कहते हैं कि मैं अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने वाला हूं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस हुकूमत में होता है वो तो अवामी राब्ता मुहिम नहीं शुरू करता ना, वो तो अपोजिशन करती है। हुकूमत का काम तो परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है, वही उनकी अवामी राब्ता है। अब ये अवार्ड देने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी जो है, अच्छा मायूस है, इनके पल्ले अब कुछ नहीं है कि ये अवाम के सामने क्या ऐसी बातें ना क्या करें। जवाद साहब, बात ये है कि मेरे साथ बिलाल गफ्फार साहब भी आ गए हैं। जवाद साहब, मेरे साथ बिलाल गफ्फार साहब भी आ गए हैं स्टूडियो में, रहनुमा पाकिस्तान के इंसाफ के सदर हैं कराची के। तो बिलाल, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। मैं आपकी तरफ आती हूँ। जवाद साहब कह रहे हैं कि आपके पल्ले कुछ नहीं रह गया, लेकिन आप ही के एक और बहुत ही जिसे कहते हैं दोस्त और याराना, जिनसे आपका ज्यादा है पंजाब में, मुस्लिम लीग नवाज के अली गौहर मेरे साथ हैं। अली साहब, परफॉर्मेंस देखें, आपको माजी में कोई एक ऐसा वजीर आजम, खुद मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा इदारा ना बना सके जिसमें वुज़रा की कारकर्दगी बताई जा सके। एक तो इमरान खान साहब ने ये इदारा बनाया, फिर अपने ही वुज़रा को नाराज भी कर दिया, तो ये तो बड़ा अच्छा काम किया इमरान खान साहब ने। इस पे क्या तनकीद हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, बात यह है कि ये तो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात है। अभी जवाब साहब बात कर रहे थे जी, उनकी बात में वजन है। जो सूरत-ए-हाल इस वक्त पाकिस्तान में, खैर मुराद सईद साहब का तो पहला नंबर आने में समझ आती है। उन्होंने काफी शायद इमरान खान साहब के लिए बहुत सारी ऐसी कमेंटें की हुई है, इस वजह से उनका सबसे अव्वल जो उन्होंने नाम रखा है। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि मुराद सईद साहब पे चले, अब आप बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ मुख्तसर गुजारिश कर देता हूँ। मुराद सईद साहब पर रोशनी डाल लेते हैं। मुराद सईद साहब वो मिनिस्टर है जिनका पोस्टल सर्विस में सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल आया। मुराद सईद साहब वो मिनिस्टर है जिनके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जो कि इल्जाम नून लीग ने नहीं लगाया, उन्होंने लगाया कि इन्होंने अरबों रुपए के किकबैक्स। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो एक मुस्तनद इदारा है जिसमें आज भी रिटायर्ड जस्टिस नासरा इकबाल साहबा, जो कि जस्टिस सेनेटर वजीर इकबाल साहब की वालदा है, वो उसकी खुद वो उसमें मतलब है कि उसका एक अहम ओहदा है उसके पास। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि मुझे ये बताएं कि जिन वुज़रा के नाम नहीं है, ये तो कहते हैं कि हमने कमाल कर दिया, हमारे खारजा मोदी जो मतलब है कि हम बड़ी पॉलिसी चला रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि हमने कमाल कर दिया, हमने दिफा के मतलब में पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्वीर बना दिया। तो मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है कि इन्होंने ये तस्लीम किया है कि हमारा जो दिफा की कारकर्दगी भी जीरो है और खारजा की भी जीरो है, और इसके अलावा और बहुत सारे फिर इनके वजीर खजाना है। मुझे ये बताएं कि वैसे ये बात अली गौहर साहब, ये वाली बात मैं बिलाल से पूछती हूँ ना। बिलाल साहब देखिए, परवेज खटक साहब की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, शेख रशीद साहब की भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो अभी खत भी लिख दिया। सर, ये परफॉर्मेंस आप लोगों ने क्या, प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह इसको जज किया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। सबसे पहले मैं जो अहमद जवाद साहब जो बातें कर रहे थे उसका मैं छोटा सा एक लाइन में रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर मैं आपका जो सवाल है उससे भी जवाब दूंगा। मैं अहमद जवाद साहब से पूछता हूं कि 3 महीने पहले जब इनके पास पार्टी में ओहदा था, जब ये डिप्टी कमीशन सेक्रेटरी थे पार्टी के, तो उस वक्त ये सारी बातें क्यों नहीं कर रहे थे?
जब नई तंजीम आई उसके बाद ही इनको सब कुछ ये याद आया। मेरे रिस्पेक्टेड हैं ये, इनके अपने मैं भेजते रहते अपनी चीजें, तो मेरा तो एक ये बहुत मासूमाना सवाल है। ठीक है, अभी ले लेते हैं जवाब इनसे। दूसरी बात कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये आप क्रेडिट दें, अप्रिशिएट करें प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, जो एक इन्होंने परफॉर्मेंस टारगेट्स रखे थे, उस पे जिन मिनिस्ट्रीज ने उन टारगेट्स को अचीव किया, उनको अप्रिशिएट किया। ये एक हेल्दी कंपटीशन विद इन द मिनिस्ट्रीज है। अच्छा, इसका मकसद, एक मिनट बिलाल, इसका मकसद है कि शाह महमूद कुरैशी ने परफॉर्म नहीं किया? इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है कि जो आपके जो एक परफॉर्मेंस है उसमें से किसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया और किसको मजीद इंप्रूवमेंट किया है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसने परफॉर्म नहीं किया। बाकी यहाँ पे है ना, बात हो रही थी इदारों को तबाह करने की, तो वो मुस्लिम लीग नून का भी वो एक फेमस मिफ्ता इस्माइल का एक बड़ा जबरदस्त जुमला सबके सामने है कि बाई PIA गेट स्टील मिल फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री की बातें थी। स्टील मिल को हमने तबाह किया है, PIA को हमने तबाह किया है, जो सिंध के जो जितने गवर्नमेंट के जो इदारे वो हमने तबाह किया है, सियासी भर्ती हमने की है, PIA में जो सियासी भर्तियां जो भी ये हमने की है। तो मैं उधर गई नहीं ना, इदारों की बदहाली की जिम्मेदारी की बात बताऊं। और यही हमारी गवर्नमेंट है कि जिसका जो एहसास प्रोग्राम कोविड में जो एहसास प्रोग्राम आया है, दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है, वर्ल्ड्स 4th बेस्ट सोशल प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड बाय IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू 200 अरब रुपए से ज्यादा एहसास प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं। एक मिनट, मैं आपको इसका बता रहा हूँ मैं आपको, जो 200 अरब रुपए जो एहसास प्रोग्राम में इमरजेंसी कैश दी गया, उसमें कोई बीइंग पार्टी मेंबर, बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक बंदे का हमने है ना कोई है ना इनरोल नहीं कर सकेगा। इतने चेक्स एंड बैलेंसेस थे। जो मेरे पास फोन आते थे ड्यूरिंग कोविड कि आप हमें एहसास प्रोग्राम में हमें रजिस्ट्रेशन करवा दें। रुक जाए ना बिलाल, मैंने आपकी सारी बात सुनी, इसलिए एक सवाल का जवाब दे दे। आप मुराद सईद साहब को जाहिर है जानते हैं, उनकी मिनिस्ट्री को भी जानते हैं। मुझे पांच अचीवमेंट्स बताएं मुराद सईद की, फिर मैं आगे चलती हूँ। 5 अचीवमेंट्स बताएं, 5 ऐसे टारगेट्स। हाँ, देखिए, एक इसका क्राइटेरिया ये था कि आपने कितनी सेविंग्स की, आपने रेवेन्यू जनरेट किया। सेविंग तो नहीं की, लेकिन उनके ऊपर किकबैक्स के इल्जाम थे। रेवेन्यू आपने जो है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आपने एडिशनल आपने ना इंक्रीज किया। आज मुझे एक बात बताएं, वही जो सड़कें NHA जो सड़कें बना रही है, वो उसकी आप पर किलोमीटर कॉस्ट देखें, और जो नून लीग में के जमाने में कितनी सड़कें बनी है, मैं आपको उसका भी बताता हूँ, इसका भी बताता हूँ कि जो आपका जो NHA और जो दूसरे आपकी जो मोटरवेज बन रहे हैं, उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट नून लीग की हुकूमत से एज कंपेयर क्यों आपकी 40 to 50% लेस है, डिस्पाइट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन आपकी ऊपर है, लेकिन आपकी जो सड़कें बन रही हैं वो आपकी 50% 40% कम बन रही हैं। अच्छा। और ये क्योंकि सेविंग हो रही है और बन भी नहीं रही है। इन बार जो सड़कें बनी हैं उसमें किसी का, उस टेंडर में किसी का कमीशन नहीं था, कोई बीच में किकबैक्स नहीं थे। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं ना, लेते हैं, वापस आते हैं। तो जरा मैं फैसल कुरैशी साहब, जवाद साहब से भी जवाब ले लेती हूँ कि भाई देखिए, वजीरों ने काम किया, उनको ज़ाहिर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अवार्ड मिल गया है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नवाज जो अवार्ड देना चाहती है अदम एतमाद का, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये अली गौहर से पूछेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो वज़रा को अवार्ड से नवाजा गया, उस पर एक जानिब तनकीद हो रही है, लेकिन कुछ हल्के जो हैं वो कह रहे हैं कि जी एक अच्छा ट्रेंड बहरहाल सेट किया गया है। लेकिन इसी ट्रेंड के साथ सेट करना चाह रही है मुस्लिम लीग नवाज और बाकी तमाम अलायंस अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक को। अली गौहर साहब, आप फरमा दीजिएगा कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी जो हैं अहम तरीन मुलाकात भी कर रहे हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक है ऑपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक होगी? क्योंकि जो हुकूमती बेंचेस हैं वो फर्म बिलीवर हैं कि अगले 5 साल भी उनके हैं। अली गौहर।
ओह गॉड, अली गौहर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। मैं जरा जवाद साहब के पास जाती हूँ। अहमद जवाद साहब, ये बताइएगा कि जो परफॉर्मेंस की अभी हम बात कर रहे थे, बिलाल साहब कह रहे हैं कि देखें आप 3 माह तक, जब तक आपके पास मिनिस्ट्री थी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ थे, आपको ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। आज आप इन्हीं पर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। उस वक्त क्या विद इन द पार्टी आपने जब रह रहे थे तब क्यों नहीं इन चीजों पर आवाज उठाई? जवाद सर। देखिए सना, सबसे पहले ये बिलाल गफार सवाल है, उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। देखें, मरी का एक वाकया हुआ और मैं समझता हूँ कि अगर मरी के वाकये पे अगर किसी का ज़मीर नहीं जागा तो वो कभी भी नहीं जागेगा। और इस वाकये के ऊपर मैंने एहतजाज किया इसलिए कि इमरान खान जहाँ पे बनी गाला में रह रहे थे वहाँ से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर कुछ लोग जो हैं बर्फ में फंसे हुए थे और मीडिया ने एक रात पहले हालात की संगीनी को रिपोर्ट कर दिया था। और मैंने ये एहतजाज था कि अगर आपके अपने बच्चे मरी में बर्फ में फंसे होते और आपको पता चलता कि उनकी जान को खतरा है तो क्या आपको नींद आ जाती? ये मेरा सवाल था और ये मेरा एहतजाज था और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है मैंने पीटीआई के अगेंस्ट अपना एक स्टांस जो है वो पेश किया। इसलिए मेरा जो आज का जो नैरेटिव है वो पीटीआई के छोड़ने के बाद का नैरेटिव है। और पीटीआई में मैं जो भी कुछ पहले कहता रहा वो एक ड्यूटी मुझे दी गई थी जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की थी और वो ड्यूटी मैं अदा करता रहा। लेकिन मैंने ज़मीर की आवाज के ऊपर मरी के वाकये के बाद पीटीआई के हवाले से मैंने सवालात उठाए और 30 जो हैं वो क्वेश्चंस, मैंने सवाल जो हैं वो मैंने इमरान खान को एज ए शो कॉज नोटिस भेजे थे कि इनका जवाब दे दें। आज तक पीटीआई की तरफ से किसी लीडर ने उनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया और उन सवालात के अंदर हुकूमत की परफॉर्मेंस से रिलेटेड ज्यादा सवाल थे। हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, डिलीवरी है, हुकूमत की करप्शन के हवाले से सवाल थे, उसका तो किसी का कोई जवाब नहीं दिया गया। अब जहां तक ये कि इस वक्त ये जो आप बता रही हैं कि एक अदारा बनाया गया, देखें मैंने आपको ना जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये इनसे आप कोई सवाल करें तो ये कहेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून ने की है, ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाना शुरू हो जाएंगे। इनको ये नहीं आज तक समझ आई कि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं फिर आप दूसरों पे उंगली नहीं उठाते, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, आप पे सवाल किया जा सकता है क्योंकि आप हुकूमत में हैं, लेकिन आपने उसका जवाब देना है। अच्छा, इसी तनाजुर में साहब आप 3 महीने पहले क्या कह रहे थे? आपने ये नहीं कहना कि पीएमएलएन क्या कह रही थी, आप अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। अच्छा ठीक है अहमद जवाद साहब, मुझे ये बताएं ना, अगर मैं आपकी इसी बात को, अहमद जवाद साहब आपकी बात हमने कंसिडर कर ली, लेकिन इसमें मुझे एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर मैं बिलाल की तरफ और फैसल की तरफ जाना चाह रही हूँ। मुझे बताएं कि ऑपोजिशन जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के लिए लाना चाहती है, कहा जा रहा है 1-2 माह के अंदर बहुत कुछ तलपट होने जा रहा है, आप समझते हैं वो कामयाब हो जाएगी? ऑपोजिशन मुत्तहिद हो गई है। देखें सना, ये तो अपोजिशन ने फैसला करना है कि अगर उनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, तो ये तो अपोजिशन को पता होगा कि उनके पास नंबर हैं कि नहीं है। अली गौहर साहब ने लाइन ड्रॉप हो गई थी उनकी, तो अली साहब आ गए हैं, मैं फिर बिलाल की तरफ आती हूं। लेकिन मैं जो चीज आपको बता सकता हूं सना, मैं जो चीज आपको बता सकता हूं वो ये है कि अब इस हुकूमत का इस मुल्क को आने के हवाले से इसको मजीद कंटिन्यू करना इस मुल्क के लिए बड़ा खतरा। जवाद सर आप कह रहे हैं ना, ये मेरी बात सुने ना जवाद साहब, देखिए मेरी बात सुने, अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर, अपने अपने किचन्स में बैठकर हम तज्जिए दे रहे हैं कि अगर ये आगे चल गए तो हम नहीं चलेंगे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई अगले 5 साल हमारे बिलाल साहब ऐसे ही है ना, हर जगह आप मुझे जहां मिलते हैं वो यही कहते हैं। आपको शक है कोई? मुझे तो यकीन, मैं तो खुद ही अजीब और गरीब कैफियत में हूँ, लेकिन बहरहाल अली गौहर साहब आप यकीन देखिए बिलाल गफार का, वो कह रहे हैं आपको शक है, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको तो शक नहीं है ना, आप तो अदम एतमाद लाकर इनको उड़ा देंगे। जी इंशाअल्लाह ताला, मतलब है कि हम उड़ाने वाले कौन होते हैं? पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इनको उड़ाएगी। अच्छा, और मैं आपको एक गुजारिश करूं, देखिए अभी आप कह रही थी कि ड्राइंग रूम्स की बात कर रही थी, देखिए 2-3 चीजें होती हैं। जब आप अपनी कारकर्दगी का कंपैरिजन करते हैं तो साबका हुकूमतों से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हमारा वो टाइम था
कि जब आपको पता है कि जो जिम्मेदार को बिजली का यूनिट, ये तो अभी अपने असनाद तकसीम कर रहे थे ना अपने मिनिस्टर ने, बिजली का यूनिट 5 रुपए में मिलता था, आज वो 20 से लेकर 25 रुपए पर यूनिट मिल रहा है ग्रोअर को, किसान को। फिर आप देखें कि जो चीनी 40 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 140 पर है। जो डॉलर 100, 110, 20 और 25 तक मैक्सिमम गया, वो डॉलर आज 180 रुपए तक ओपन मार्केट तक भी चला और 200 रुपए तक ये कंफर्म जाएगा, जून तक आप देख लीजिएगा। ये तो इन्होंने फिर ये भी इनको क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कश्मीर के साथ इतना बड़ा सामना नहीं हुआ था। यही जो खारजा इनके वजीर हैं जो मुल्तान में बैठकर वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और मोदी जो है वो उसको अपना हिस्सा बना के मकबूजा कश्मीर को पूरी दुनिया के दौरे पर निकला हुआ था। नियाजी साहब हेलीकॉप्टर पे बैठकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बात कर दिया करते थे और वो जो भाई साहब वजीर खाते हैं वो मुल्तान में। अली गौहर साहब, अगर आपको मेरा सवाल गिरा ना गुजरे, देखें अगर ये तारीखी बदतरीन हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बड़ी माजरत के साथ तारीखी और बदतरीन ऑपोजिशन भी देखी है हमने, जिसके अलायंस ही नहीं बन के दे रहे। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल जाती है, कभी एएनपी निकल जाती है, कभी मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़े हो जाते हैं और ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन चीजें चल रही हैं। आप लोगों का इत्तेहाद नहीं हो पा रहा, आप लोग एक पेज पे ही नहीं है कि हुकूमत कोई टफ टाइम दे देते। सर नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि किसी ऑपोजिशन ने कभी किसी हुकूमत को खुदा ना खास्ता कोई बंदूक उठा के कभी नहीं मारी। क्या क्राइटेरिया है हुकूमत को शिकस्त देने का? मैं बताता हूँ उसका क्राइटेरिया। 3 साल में जो गोलियां हमने अवाम के वोट के जरिए इन्हें मारी हैं, आप बताएं परवेज खटक के हल्के में इनको शिकस्त हुई? ये अगले 5 साल की भी बात करते हैं और इनको शिकस्त फाश हुई। हाँ, वैसे ये बात है अली साहब। आप मेरी गुजारिश सुन लेना, आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन में KPK में इनको शिकस्त हुई, वो आपने तो नहीं दी, वो मौलाना ने दे दी। मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुने। आई तो PTI देखे ना, किसी जगह पर नून लीग मजबूत होगी, किसी जगह पर मौलाना साहब की पार्टी मजबूत होगी, लेकिन बात यह कि जिस हुकूमत की आप कारकर्दगी बता रहे शिकस्त तो इनको। फिर आप देखें कि जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, 14 सीट पर हुए, 14 में से 13 सीटों इन्होंने हारी और उनमें से 99% जो थी वो नून लीग ने इनको शिकस्त दी। जिस पर ये कराची में आप प्रोग्राम बैठ के कर रही है, कराची में वोडा की सीट इन्होंने धांधली के जरिए जीती थी। जब उसने खाली की तो PTI 6 नंबर पर आई। कराची की अवाम ने इन्हें किक आउट किया। ठीक है, कराची की अवाम ने इन्हें किक आउट किया। फिर आ गए इन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के ऊपर, क्लीन स्वीप किया नून लीग ने। अच्छा देखिए, अब अली साहब इतने इल्जाम लग गए ना, तो मेरा ख्याल है बिलाल का टर्न बनता है। सुन ले, मैं बता, आप कह रही कि 5 साल ये पूरे, और आप कह रही थी कि ऑपोजिशन की कारकर्दगी क्या? ये ऑपोजिशन की कारकर्दगी, भाई ये ऑपोजिशन की कारकर्दगी है। बिलाल साहब, लोकल बॉडी इलेक्शन में आप हारे, बाई इलेक्शन में आप हारे, सिंध में आप 6 नंबर पर, KPK में वाइप आउट, पंजाब में आपके लोग नहीं मिल रहे, ये आपकी कारकर्दगी है। और आप अगले 5 साल की बात करते हैं, आप 2 माह टिक के दिखाएं जरा। ऑपोजिशन की कारकर्दगी सबने देख ली, सबने देख लिया। शहबाज शरीफ ने किस तरह आसिफ जरदारी को सड़कों पे घसीटा और वो भी देख लिया कि किस तरह उनके पेट फाड़ के पैसे निकाल लिए, ये सबने देखा। अच्छा। मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2011 में कहा था कि जब इन सब पे बुरा वक्त आएगा तो सब इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, आज इट्स PTI वर्सेस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। नून लीग की ये बात करते हैं, नून लीग तो अब है ना सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गई है। पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी सिंध के चंद अजला की पार्टी रह गई है। अच्छा। JUI KPK की पार्टी रह गई है। तो हर जगह आप देखें 1-to-1 मुकाबला, इट्स PTI वर्सेस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो साहब नून लीग साहब के अली गौहर साहब बैठे हुए, ये उसका भी जवाब दे दें। नहीं, मैं जब वो मरियम नवाज कह रही थी आर या पार, हाँ, अब हो गया, फैसला हो गया है। वो सितंबर, दिसंबर, मार्च, बिलाल मेरी बात सुने ना, आप लोग इस बात पर खुश होते हैं कि ये बिखरे हुए हैं, या आपको इस बात में खुश होना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है? भाई तुम करते रहो जो कर रहे हो। इन लोगों को कोई अवाम की फिक्र नहीं है। ये कोई आपको फिक्र है, इनको कोई आप पेट्रोल कितने पे लेकर आ गए, आपको बड़ी फिक्र है, दवाइयों पे 200 भी बताता हूं, आपको अवाम की आज हमारा पेट्रोल पे GST का लेवल 0 है। इन डिस्पाइट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, GST का हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे 0 है। जो इन्होंने 70% जो इन्होंने चार्ज किया था जाके
ओगरा की वेबसाइट पे देख लें, जो इन्होंने 30 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे इन्होंने कमाए, वो आज हम 7 रुपए और 8 रुपए कमा रहे। ये वो रिलीफ है जो हमने आवाम को दिया। और दूसरी आप बात करते हैं कि वो एक शहबाज शरीफ थे कि ना मेरे एक दिल्ली की भी करप्शन हमने आ जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो बताएंगे जो उनके मुंशी के जो अकाउंटों से जिसकी 25,000 रुपए तनख्वाह है उसके अकाउंटों में से अरबों रुपए निकले, उसका जवाब तो देंगे। वो एक मरियम नवाज थी, कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उसकी अभी तक मनी ट्रेल का इंतजार कर रही है। आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मनी ट्रेल का इंतजार कर रहे हैं, आपने नवाज शरीफ को क्यों जाने दिया? आपको रोक के रखना चाहिए सर, छोड़े ना सर। बिलाल साहब को आपने नवाज शरीफ को क्यों जाने दिया? सर पहले मुझे अपना ड्रामा बताया ना। इसका भी जवाब देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा शीरी मजारी रो पड़ी, अरे भाई रो पड़ी तो रो पड़ी, जाने क्यों दिया? इसका भी जवाब देता हूं मैं, सुन लिया मेरी बात। वो एक नवाज शरीफ आ रहा है, अब वो रिपोर्ट आ गई है, ही इज नॉट फिट और उनको वो बीमारी हो गई है जो औरतों को बीमारी होती है। तो ये तो इनका टोपी ड्रामा और है ना जो आवाम के साथ इन्होंने 30 साल का खेल किया। ब्रेक पे अली गौहर अहमद जवाद के पास आती हूँ। अली गौहर साहब, ये आप लोग भी टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि नवाज साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब सीधा जेल में जाएं, ये क्या ड्रामा है? पूरी करें। एक सेकंड बिलाल, हाँ अली गौहर साहब, टोपी ड्रामा है कि नहीं है? देखें, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वापस भी आ रहे हैं और वापस वो आ भी जाएंगे। आप मेडिकल रिपोर्ट से मेरी गुजारिश सुन लेना। आप बात मैंने आपसे बड़े आराम से सुनी, आप मेरा सब्र और तहम्मुल से जवाब दें। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी आए थे जब उनको झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी, फिर भी इदारों के तकद्दुस बहाल रखने के लिए वो अपनी बेटी के साथ आए। अली गौहर साहब, पता है कभी कभी मुझे लगता है डिबेट को बड़ा पीछे से लेके जाना चाहिए, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते सुन के जाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी चले गए सऊदी अरब जब मुल्क को उनकी शदीद जरूरत थी। उस वक्त भी मुआहदे हुए और मुआहदों के बाद वो चले गए और किस तरह वापस आए वो भी हमने देखा। लेकिन बहरहाल सवाल इस वक्त ये है कि हुकूमत ये कह रही है, क्लेम कर रही है कि हम परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और अगले 5 साल भी है। अपोजिशन कह रही है कख नहीं आता, इनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। अहमद जवाद साहब लोग जैसे लोग कह रहे हैं, तो अब हुकूमत के पास क्या लाइन और लेंथ है जिसके साथ वो आगे बढ़ सकती है और अपोजिशन कैसे इनका रास्ता रोक सकती है? जरा इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और अब वक्त काफ़ी कम रह गया है। अहमद जवाद साहब, मेरी इत्तलात है गलत सही हो सकती हैं, आपको मुस्लिम लीग नून ने अप्रोच किया है और आप उस तरफ आप कदम बढ़ाने को तैयार हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आपकी नज़र है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर से तो और उसकी जो कारकर्दगी है उससे तो आप मुतमईन नहीं है। अहमद जवाद साहब देखें सना, मेरे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि जाहिर है कि मैंने सियासत की फील्ड में तकरीबन 18-20 साल गुजारे हैं और वो एक ख्वाब देखा था हमने, और उस ख्वाब की तकमील के लिए हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब हुकूमत में आएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान बन गया, निजाम को बदलेंगे। अब कोई ख्वाब देखने की पाकिस्तानी कौम में हिम्मत नहीं है। वैसे कि वो ख्वाब हमारा बिखर गया। अब एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये जो धोखा अवाम के साथ हुआ है, इस धोखे को एक्सपोज किया जाए, अवाम में एक बेदारी पैदा की जाए, खड़े होकर एक्सपोज करेंगे, पार्टी लेंगे कोई जाए और इस नालायक टीम को एक्सपोज किया जाए। सर वो ठीक है, लेकिन कैसे? सवाल आपका है कि मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगी कि जाहिर है कि मैं किसी ना किसी फोरम को जरूर ज्वाइन करूंगा। मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी बेस्ट ऑप्शन, मतलब 100 में से किसको 50-50 का चांस है दोनों पार्टीज के, या 70-30 रेशियो है आपका? सना, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम जब मुझे प्रोग्राम में बुलाएंगी तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। That's great, यानी कि अहमद जवाद जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी में। मेरी सोर्सेज के मुताबिक तो यही बात है, गॉड नोज बेटर कि आगे क्या हो सकता है। अली गौहर साहब, अहमद जवाद जैसे लोग आपके काम आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए, या जस्ट फॉर द हीट ऑफ डिबेट जिसे कहते हैं? अहमद जवाद साहब आपकी पार्टी के हो जाए तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कोई। अली गौहर साहब देखिए, गुजारिश ये है कि अहमद जवाद साहब और मैंने जब ये पीटीआई के बयानिए की सपोर्ट करते थे तो मेरे और अहमद जवाद साहब के रोज टॉक्स होते थे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े इंसान, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कभी हमारी कोई अग्रेसिव टॉक नहीं हुई आज तक किसी टॉक में अहमद जवाद साहब की। वजह ये है कि ये एक इंतहाई हम्बल आदमी है। जाहिर है कि एक जमात में बैठे थे तो उन्होंने कुछ करना था,
लेकिन अहमद जवाद जैसा इंसान भी अल्टीमेटली दूर हो गया, अपने ज़मीर को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं रख सका और हक और सच की बात करने पर मजबूर हो गया। देखिए, हम जो मर्जी कह लें, पाकिस्तान इस वक्त एक फिक्रा बोला जाता था कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे, हम दहाने पे नहीं है, हम तबाही के कुएं में गिर चुके हैं। माशी तौर पर, सियासी तौर पर हम इंतशार और सबने गिराया है, एक एक करके सबने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। एक एक नहीं, ये बात गलत है। या आपकी गलत को गलत कहें, हमें सही ना कहें, लेकिन गलत को गलत कहें, इसलिए कि बात यह है कि ये हालात नहीं थे हमारे टाइम में। हमने 24 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, वो खत्म की। हमसे पहले भी बिजली के रेट ज्यादा थे। जब हम आए थे, हमने चीनी आटा सस्ता किया, अद्वियात अस्पतालों तक इम्पोर्टेड मेडिसिन मुहैया की, सीपैक जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए, और ये जो दहशत गर्दी थी ये अल्हम्दुलिल्लाह गर्बे अज़ब, और उस टाइम में मतलब है तकरीबन ठीक है, उसके लिए भी कंसेंसस डेवलप करना पड़ा, कहाँ से ये भी हमें पता है। आप इन नलायकों के साथ कि जिन्होंने मतलब करप्शन करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने कोरोना का फंड सारा मतलब है जो वो खैरात में मिला था वो भी खा गए, सभी ने सब कुछ खाया। अली गौहर साहब, मसला ये ना, मैं फैसल कुरैशी को टाइम नहीं दे पाई, लेकिन मुझे फैसल से ये पूछने दें। एक मिनट अली गौहर साहब, फैसल आई एम सॉरी, मैं आपको वक्त नहीं दे पाई। मेरी गुजारिश सुने, जिनके फॉरेन फंडिंग के पैसे उसकी बहनों की जेब से भी निकल रहे हैं और हर अकाउंट। सर, आप लोग सिलाई मशीनों, फॉरेन फंडिंग, कोविड पे रहे, वो कहते रहेंगे आपने मुल्क को दिवालिया कर दिया। ये देखे, जो BRT पेशावर है, पूरे मुल्क की मेट्रो मिला के भी उसके एक की कीमत बढ़ती है और वो भी चल रही है। अच्छा, ओके अली गौहर साहब प्लीज, ये कि आप इनका कंपैरिजन किसे? सर मैं तो कंपैरिजन करूंगी ना सर, मेरी तो मजबूरी है। देखें, आप लोग तो परफॉर्मेंस के अंदर जब आप पार्लियामेंट में खड़े हो ना, तो जरा पूछा करें ना, वहां तो आप लोगों के बंदे गायब हो जाते हैं, सेनेट में बंदे गायब हो जाते हैं, नेशनल असेंबली में बंदे गायब हो जाते हैं। लेकिन फैसल कुरैशी साहब, तब्दीली के बाद मौजूदा हुकूमत के लिए अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, ऑपोजिशन होगी या नहीं होगी? तीसरा, तो मैंने क्या होगा या क्या हो रहा है उससे तो मैं बिल्कुल लाताल्लुक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सच्ची बात है टीवी देखे हुए ना जाने कितना जमाना हो गया मुझको, लेकिन मुझे इतना जरूर इल्म है, ये समझ जरूर है मुझे कि जब जाने का वक्त होगा तभी ये तहरीक आएगी, और जब तहरीक आएगी तो कामयाब हो जाएगी। और अगर कामयाब ना हुई तो उसका मतलब ये है कि अभी इनके जाने का वक्त नहीं हुआ और उनकी इज्जत वापस आने का वक्त नहीं हुआ। तो यानी कि कोई शख्स ये कहेगा कि यार आप तहरीक चलाएं और हो जाएगा काम, और वहां जाके इनको बेइज्जत करवाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि सेनेट में हुआ था कि वो कौन सा लॉ पास होना था, इन्होंने जोर लगा के तुम तो ये अपने वोट भी ला सके, और 2 घंटे बाद वो हो गया। तो उनकी बड़ी कहते हैं वो बात खराब हुई। तो अगर खुदा ना खास्ता वही वक्त हुआ तो फिर से इनकी बात खराब हो जाएगी, और अगर फैसला हो गया तो इनकी रवानगी हो जाएगी और ये तहरीक आएगी तब जब कोई कहेगा। कौन कहेगा? ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि इशारा एस्टैब्लिशमेंट में, मेरा कथन इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं है, क्योंकि ये तहरीकें लाने वाले लोग कुछ और हैं, और वो तारीख गवाह है कि वो कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ से कहते हैं कि आपने नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को वापस आने देना है। अब तो तारीख ने किताबों में लिख दिया, उन्होंने खुद लिखा। देखिए, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के जो भेजा गया था हमको, तो वो लोग हैं, वो ही ये फैसला करेंगे कि कब इनका वक्त हो गया। मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको कंटिन्यू करती, लेकिन इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से चीजों को चलाती है ये हमें पता है। बिलाल, लास्टली कमेंट कर दें, अदम एतमाद की तहरीक के लिए तैयार है, तगड़ा जोर लगाएंगे इत्तेहादी। आज की खबर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आप लोगों से नाराज होकर बैठ गए, और काफ लीग वाले भी कुछ सोच ही रहे हैं आपके बारे में। जल्दी, सारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, और ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है, सो कॉल्ड अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन। पहले ये एक एजेंडा पे एक तो हो जाए। इन सब के अपने अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं, और इन सब का ये है कि जो इनकी फैमिली एंटरप्राइज पॉलिटिक्स है उसको बचाना है, बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं है। थैंक यू वेरी मच बिलाल गफ्फार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली गौहर, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, अहमद जवाद, विश यू गुड लक कि आप नेक्स्ट पार्टी ज्वाइन करें, और फिर हम आपको पूछें कि आपने किस नजरिए पर उस पार्टी को ज्वाइन किया। फैसल कुरैशी, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।